और फिर उसे कहब जे हमारे परमेश्वर माननीय जी अपने सबके बीच में 1 रुपया कटौती सहित के जो प्रस्ताव रखलन वो पास होए। और हम सब एगो अनुरोध जरूर अपने सबके करब जे एक बेरी अगर भ सकै छै अपने सबके नियत में अगर खोट नहीं है तो पर पुनः विचार होए। अगर समिति बना के भी अगर हम सब पुनः विचार कर सकै छी तो पर करू। हम सब ई न कहै छी जे हमरा क्षेत्र में अहाँ 10टा योजना दियो, एकेटा काम करियो ने एकटा जिला में हम सब अहाँ सबके साथ देव। और एकेटा जिला में एकेटा काम भी होती तो हमरा सबके ओइसे दुख न है। लेकिन एकटा जिला के मापदंड एगो बनैयो जे हम केतेक काम करब, केतेक लंबा सड़क बनाएब। अरे कोई मापेदंड हमरा अहाँ के पास न है। हम अहाँ केते किलोमीटर के सड़क में लगानी करबै उहो एगो मापदंड बनाबे की स्थिति हम देख रहल छी। न तो की है जे एगो योजना लेके अपने जाई छी तो ले दोसर योजना रही थी लोग वार्ड नगर क ले कहला कि अपने लेखा 10 लाख 5 लाख तो ओकरे पास बजट है, तू अपने के बजट की इंतजार थोड़ी करखी। एह लेल अपने वही अवधारणा के साथ अगर चलबै जे कमती में हम सब पालिका से पालिका जोड़े वाला योजना लबै या कमती में वार्ड से वार्ड तक कम से कम जोड़बे करियो। आ न तो हमरा बुझाइए जी हम सब कहीं न कहीं वार्ड स्तरे वार्ड अध्यक्ष में चुनाव लड़ती तो ठीक रहते, वार्डे अध्यक्ष बनती मंत्री बने के जरूरी नहीं पड़ते तो वार्डे के योजना हम सब चलती। यही में अपने सब सुधार करबे कहे हम अपना शब्द के विराम दै छी। धन्यवाद। जय मधेश। रीना यादव। धन्यवाद सभामुख जी। आज जैसे कि बात सामने आ ही रही है कि कोई पक्ष या विपक्ष में नहीं होके निष्पक्ष होके अपनी बात रखा जाए, तो मैं इस चीज़ से एकदम ही सहमत हूँ और निष्पक्ष होके अपनी बात रखूँगी। जैसे कि हम लोगों को विनियोजन विधेयक में साफ साफ लिखा हुआ है आर्थिक वर्ष 79-80 को प्रदेश संचित कोष बाटा प्रदेश संचित कोष लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रदेश का है जिसमें हम लोगों का भी उतना ही योगदान है। यहाँ बैठे जितने भी माननीय मंत्री मुख्यमंत्री सबको मिलाकर के प्रदेश का संचित कोष होता है। वो आके हमारा वार्षिक कार्यक्रम के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जो हम लोग का इस बार का रेड बुक आया है बहुत ही बेकार है। जितनी भी बुराई कर सकते हैं उस सारे शब्दों को मैं यहाँ पर जोड़ दूंगी। और इस रेड बुक को हम लोगों को परिमार्जन में ले जाना पड़ेगा, संशोधन में ले जाना पड़ेगा। जब तक ये चेंज होकर नहीं आएगा तो हम लोग शायद उस स्तर तक भी जाएंगे जिस स्तर पे हम लोगों को अपना मध्य प्रदेश प्राप्त हुआ। यानी हम लोगों ने जिस तरह से संविधान को के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया, संहिता लाए और संहिता के द्वारा हम लोगों को आज प्रदेश सरकार प्राप्त हुआ है। तो अगर वैसे रहा तो हम लोग वो भी करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रदेश के जितने भी सांसद हैं उन लोगों से कोई वास्ता ही नहीं है, उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ जैसे कि हमसे पहले भी रानी मानी जी बोल के आई, जैसे छोटे बच्चे को बेवकूफ़ बनाया जाता है उस तरह की बातें देखने को क्या साफ दिख ही रही है, कोई भी देख के बोल सकता है। तो ये 1 साल 2 साल 3 साल अब चौथे साल अब लास्ट है, उस साल भी यही होगा। तो किस तरह से हम लोगों की मान मर्यादा हमारी प्रतिष्ठा को आप लोग बचा पाएंगे। सामने से आके कहते हैं कि आप लोग एक योजना लाइए, कम से कम एक दीजिए योजना। हर मंत्रालय ने मांगा, जब दिया जाता है योजना तो वो रेड बुक में कहीं नहीं दिखती है। क्या आप हम लोगों की प्रतिष्ठा का हनन करना चाहते हैं? क्या कारण है? हम लोग ऐसे ही नहीं योजना दे देते हैं, हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, वो हम लोग को लिख के दीजिए। इस मंत्रालय में मांगा गया है, वहाँ देना है। वहाँ पर हम लोग भेला करवा के हम लोग एक योजना कलेक्ट करके लाते हैं जो कि आपको दिया जाता है, और वो भी नहीं दिया जाता है, वो भी रेड बुक में नदारत रहता है, नहीं दिखता है।
तो आप लोग अगर मतलब पूरा इंटेंशन के साथ हम लोगों की बेइज्जती करने पे उतरे हुए हैं, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, इस तरह के शब्दों का फिर यूज मत कीजिए। क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदेश संचालित कोष बाटा? मत लिखिए आप लोग। अगर आप लोगों को मंत्री मुखी या कार्यकर्ता को पालने वाला ही अगर बजट चलाना है, बजट लाना है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्यों उपस्थिति करना है? हम लोग घर में ही बैठते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रीगण अपना आपस में मिलकर कर लें, अपने कार्यकर्ताओं की सिग्नेचर से करवा लें। आपको आगे का प्रोसेस भी बताते हैं। ये सिर्फ लिखने के साथ ही जब तक हम लोगों की सहमति नहीं होगी, हम लोग मिलके पास नहीं करेंगे, ये पास नहीं होगा। उसके बाद का भी एक स्टेप और है जिसमें कि सभा मुख्य जी का भी रोल आता है, वो भी इसको पास करेंगे तब जाके होगा। लेकिन कहीं पर भी किसी का भी हम लोगों को यहाँ पर योगदान नहीं दिखता है। लगता है मंत्री हो गए, ये तो जो राजा सिस्टम था, वो राजा सिस्टम से भी ऊपर वाला सिस्टम चल रहा है। तभी हम लोगों को बार बार पटक पटक सुनने को मिलता है कि क्यों नहीं संहिता को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसा इतना भी मत दुखी कीजिए कि कल के दिन हम लोग भी साथ में मिलके कहेंगे नहीं, इससे अच्छा तो संघ सरकार ही था। आज इतने सारे राजा बना के हम लोगों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हम लोग सोचे थे वो हो ही नहीं पा रहा है, हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ भी हक अधिकार काम करने की क्षमता सब हम लोगों की छीन ली जा रही है, बोलने की क्षमता छीन ली जा रही है। लग रहा है कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो कि उपस्थित हैं, बाकी लोग अनुपस्थित हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितनी आपकी प्रतिष्ठा है उतना यहाँ पर बैठा एक एक प्रदेश सांसद की उतनी ही प्रतिष्ठा है। उस चीज को एकदम ध्यान में रख के आप लोगों को सबको जोड़ते हुए काम करना चाहिए। और ये मैं जोरदार शब्दों में कहूंगी कि हाँ, इसे परिमार्जन करना पड़ेगा। ये रेड बुक हम लोग किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग पूर्ण इसका विरोध करते हैं। इतनी छोटी छोटी योजना दी गई हैं, एक एक योजना कितनी कितनी बार देखी जा रही हैं। और देखा जाए तो पहले हर चीज सिस्टम से होती थी। जब हम लोग शुरू में आए थे, मैं नाम भी ले सकती हूँ, जो हम लोगों के भौतिक मंत्री थे जितेंद्र सोनल जी, हम लोग बहुत कस के हम लोग विरोध करते थे, जबकि वो हम लोग के पार्टी के ही होते थे। पार्टी के मंत्री होने के बाद भी हम लोग विरोध में बोलते थे और उस चीज को स्वीकार करते थे और उसको चेंज भी करते थे। 107 माननीयों के हक अधिकार के लिए वो हमेशा ही किए, मिनिमम ही दिया, लेकिन उन्होंने इक्वल सबको दिया। पर आज तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ सिर्फ मजाक किया जा रहा है, हम लोगों को मजाक बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? आप यहां गठबंधन आया, गठबंधन में हम लोग ने स्वीकार किया, हर एक पार्टी से मंत्री लोग आए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अनुभवी लोग आए हैं, नेशनल पार्टी के लीडर्स आए हैं, बहुत अच्छे से प्रदेश संचालित होगा। प्रदेश को अब लग रहा है कि नमूना प्रदेश बना के ये लोग दिखाएंगे, क्योंकि बहुत अनुभवी लोग आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो शुरू में भौतिक मंत्री जी ने कर दिया होगा, उसका हम अभी 10% भी नहीं देख पा रहे हैं। पटक पटक इस सदन से हम लोगों ने मांग उठाई है। महोत्तरी के जंगा खोपी नदी के ऊपर हम लोग ने बोला, रातों पे बोला, कहीं पर भी किसी को इंक्लूड नहीं किया गया है। बहुत इंटेंशन है कि छोटी छोटी योजना 5-10 लाख जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए दी जाएं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इतने बड़े मंत्रालय के मंत्री नहीं होकर एक मतलब पालिका के मेयर या फिर बड़ा अध्यक्ष, उस तरह की रेड बुक देखने में लग रही है। तो इस तरह का काम ना किया जाए और हम लोग जोरदार मांग करते हैं कि रेड बुक को फिर से संशोधन में लाया जाए और सारे जितने भी हम लोग प्रदेश सांसद हैं, हम लोग की भावना को समेटा जाए, हम लोग को सम्मान दिया जाए। जाते जाते कम से कम इतना काम करके जाना चाहिए, सबकी भावना का सम्मान करते हुए उनको सम्मानित करना चाहिए। हाँ, आगे मैं जरूर खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय पे भी मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप
है, कम बजट है, परंतु सभी को समेटिए। हमें बहुत आपसे उम्मीद है कि जब रेड बुक परिमार्जन में जाएगी तो आप सबको कुछ न कुछ दीजिएगा, सबके सम्मान को रखिएगा। और जो ये मंत्रीमुखी बजट का प्रावधान चला हुआ है, इसको खत्म करने का आप ही शुरुआत कीजिए, ये आपसे एक अनुरोध रहेगा। सर सफाई में आज हम लोग 2-3 साल से जितनी भी माननीय सब लोग कहते हैं कि हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग के स्कूल में एक टॉयलेट दिया जाए, हमारे यहाँ पर धर्मशाला में टॉयलेट दिया जाए। मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ सांसद हैं सब लोगों की मांग रही है। इतने सारे टॉयलेट्स आते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। लगता है कि जो ये टॉयलेट के जो ठेकेदार हैं उनसे ज़्यादा कमीशन आती है, इसीलिए सारे मंत्रालय में इस काम को बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इस तरह की भावना, एक इस तरह का हम लोग को व्यू दिखने लग गया है। तो आप लोग प्लीज़ मार्केट में हम लोग के प्रदेश सरकार को लेके गलत भावना लोगों में ना आए। जो हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उसको लोग देखें, उसको स्वीकारें और हर एक कोने कोने में हम लोग का काम दिखे, हम लोग का विकास दिखे, वही हम लोग चाहते हैं। और जो ये संहिता आई है इसे हम लोग सफल बना के और नए पावदान में जाएं, उसके लिए हम लोग जोरदार मिलके काम करें। और हम लोग का पूरी तरह से हर जगह आप लोग सहयोग पाए हैं और आगे भी हम लोग का सहयोग पाएंगे, उस तरह का वादा के साथ। धन्यवाद। माननीय श्री बाबूलाल शाह। सभामुख महोदय, कहें तो पीड़ा, ना कहें तो बिगड़ जा रहा है। किसको कहें, किससे फरियाद सुनाया जाए? सुनने वाले बहरे हो, सुनने वाले लंगड़े हो, सुनने वाले अंधे हो, तो किनको फरियाद सुनाया जाए? निर्णय करने वाले भी अंधे हो तो फिर उनको क्या कहा जाए? अवस्था ये है आज के विनियोजन विधेयक पर छलफल करते हुए। बाकी खाने पानी हुआ, ये संसदीय मामला मंत्रालय हुआ, भौतिक पूर्वाधार हुआ। भौतिक पूर्वाधार में तो 3-4 ठो है। भूमिगत जल सिंचाई है, जल स्रोत है, भौतिक पूर्वाधार है, शहरी है। खाने पानी ने तो अच्छा काम किया है, मैं देख रहा हूं उनका। बेचारे एक विजन वाले भी लोग हैं मंत्री जी, और उनका विजन कुछ दिखाई दे रहा है उसमें। आपने कुछ किया है और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे भी, हम मुझे विश्वास भी है। चूंकि हर एक वर्ष जब नीति तथा कार्यक्रम का प्रस्तुति होता था उस समय आपने जो अपना विजन प्रकट किया था, औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक पूर्वाधार के क्षेत्र में हो, चाहे जल स्रोत के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आपने अच्छा बोला था। तो आपके पास जो विजन था वो उसको आपने इसमें प्रयोग में लाया। अब संसदीय मामला का तो कुछ है ही नहीं, उनके बारे में क्या कहा जाए। अब बजट में कुछ और है और शीर्षक में कुछ और है। अब है तो सारे दारोमदार इन्हीं पर है। जब इसी रोस्टम से हमारे आदरणीय माननीय भौतिक पूर्वाधार जो तत्कालीन मंत्री हैं, अभी वर्तमान मंत्री, इन्होंने इसी रोस्टम से जब पहली बार इस प्रदेश सभा की बैठक हुई तो उन्होंने इसी रोस्टम से कुछ बोला था, शायद उनको याद होगा। हमारे अन्य मित्रों को भी, यहां उपस्थित सांसदों को भी याद होगा। उन्होंने कहा था, जरा पीछे जाए हम लोग फ्लैशबैक की तरफ, कि इस प्रदेश को मुझे सबों को मिलकर पक्ष विपक्ष नहीं देखकर इसको एक समृद्ध और विकसित मधेश बनाना है, मधेश प्रदेश बनाना है। उस समय मधेश प्रदेश नहीं था, प्रदेश नंबर 2 था। और आज विगत जब 77-78 का उन्होंने
जब अपने मंत्रालय का जो कार्यक्रम लाया, योजना लाया, बजट प्रस्तुत किया, तो लगा कि भाई जिला विकास के सभापति थे और जिला विकास के तरह उनका विजन आ गया होगा, यहाँ झलक दिखाई दिया होगा, उसी हिसाब से उस साल का जो है उनका कार्यक्रम आ गया होगा। लेकिन 1 वर्ष बीत गया, अनुभव बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए था, लेकिन बड़ा दुख लग रहा है कि हो सकता है कि हमारे जिला के आपके प्रदेश अध्यक्ष मेरे जिला के आपके विरोधी है, इसलिए रौतहट को आपने वंचित कर दिया है। आप उनसे पराजित हो गए, इसलिए आप हम लोगों को भी उसी नजर से देख रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। रौतहट बागमती और बकिया के बीच में है मंत्री जी। बार बार रौतहट की 8 लाख जनता बाढ़ के विभीषिका से बार बार वहां पीड़ित हुई है। कितने घरबार विहीन हो गए। दोनों तरफ नदी में पुल भी नहीं है। पुल भी 8 बरस से बन रहा है, जो आपके मंत्रालय में है, बागमती में भी और बकिया में भी। न सरलाही को रौतहट से जोड़ने का आवाज जावत बन पा रहा है, न रौतहट से बारा के लिए बन पा रहा है। एक ही फतुआ का पुल है जिस मार्ग से हम लोग निकल पा रहे हैं। और आपने सुना होगा कि 76 साल में बागमती में नाव डूब गया था। लोग का जमीन इस पार से उस पार है, उसमें 13 आदमी मर गए थे, हमारे ही नगर पालिका में, वार्ड नंबर 4 में। और वैसी जगह को आप उपेक्षित कर रहे हैं जहां हर साल बाढ़ से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या आपके मैप में दिखाई नहीं दिया उस समय, योजना बनाते समय रौतहट कहीं नहीं दिखाई दिया? धनुषा जिला, आपका जिला 15 से 18 पन्ना और 22 पन्ना में हो, रौतहट का 2 पन्ना भी नहीं दिखाई दे। क्या किया आपने? इसी पर हम लोग गर्व करें कि हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध होगा। अब तो अंतिम समय है भैया, कब संभालेंगे? आज तो आप ही पर बहसे है, आप ही केंद्र बिंदु हैं। हंस के नहीं गुजारिए, इसको सीरियस लीजिए। आपको बार बार हम लोगों ने दिया अपना, अरे विजन देना चाहिए ना। इस प्रदेश का आप मुखिया से नीचे वाले मुखिया है ना। इस प्रदेश का जो चीफ है उससे नीचे का आपका दर्जा आता है भौतिक पूर्वाधार विकास के क्रम में। आप क्यों भूल जा रहे हैं? केटाकेटी जैसा नहीं होना चाहिए। बड़ा शर्म लग रहा है कि सारे सांसद लोग भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय की तोहनी कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम को जो है लज्जित कर रहे हैं, उनका लाया हुआ। यह आपका क्षमता है, आपका क्षमता वो दिखाई दे रहा है। वो क्षमता क्यों कम दिखाई दिया? नहीं होना चाहिए। हमें बोलने में भी अफसोस हो रहा है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मजबूर हूं। बोलूं तो पीड़ा, न बोलूं तो बिगड़ रहा है। संभालिए इसको। बाकी सारे माननीय हमारे परमेश्वर जी ने जो प्रस्तुत किया, उन्होंने भी अच्छा ही विचार अपना दिया। संशोधन प्रस्ताव भी रखा, उसको भी बारीकी से देखा जाए। ज्ञानेंद्र माननीय जी ने बहुत अच्छा बात रखा है, और जाते जाते हमारी रीना माननीय जी ने भी रख दिया। अभिराम जी भी रखा, रानी जी रखे, उपेंद्र जी रखे, ये चमेली माननीय जी रखी। सारे लोगों का बहुत अच्छा है। जैनुल भाई फिर नाराज हो जाएंगे, मेरी बात नहीं बोले उन्होंने भी अच्छा रखा। सबों ने आपको इंगित किया है कि एक ही विषय को 3 जगह 4 जगह, अरे ये क्या, चश्मा आप भी लगा रहे हैं तो इतना छोटा शब्द में नहीं रखना चाहिए भाई। रेड बुक नहीं बनाना चाहिए, छोटा अक्षर था, हम लोग को भी नहीं बुझा रहा है, एक एक अक्षर नहीं समझ में आ रहा है। मोटा मोटी मैं तथ्यांक की तरफ नहीं जा रहा हूं, तथ्यांक तो मैंने पढ़ लिया है सब। हम लोग भी मेयर चलाए हुए हैं, जीएम चलाए हुए हैं, अभी माननीय है आपके साथ। लेकिन इस तरह का तो हम लोगों ने भी एक नगर का योजना बनाया,
आज भी बाबूलाल 30-49 में मेयर हुए, उसके बाद आज भी जिंदाबाद है बाबूलाल। मेरे मित्र लोग सारे जो मेरे साथ के आप ही के पार्टी के सब लोग थे, सारे लोग राजनीति से संन्यास ले लिए, बाबूलाल अभी तक जिंदा है राजनीति में। अब पुनः फिर आएगा, आपके बीच में आएगा, लेकिन कुछ देना पड़ा। हम लोग देने आए हैं इस मदेश को, हम लोग करने आए हैं, वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, इसको पूर्ण रूप से संशोधन किया जाए। अब पूर्ण रूप से संशोधन करके इसको बारीकी से सबों का मान, सबों का सम्मान और संपूर्ण 136 पालिका को समेटकर, हर एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को समेटकर योजना निर्माण करें और उस रूप से समावेशी और समानुपातिक हिसाब से आप काम करें। कहां जाएंगे आप? आज हार्ट अटैक हो जाएगा, चले जाएंगे, आपको लोग कहेंगे कैसा बेईमान मंत्री था, ऐसा करके चला गया। अरे कोई ऐसा हो कि ये न बोले मरते समय कि साला बेईमान था, ये अधर्मी था, कोई भी ये बोल के जाएगा अरे मंत्री थे तो वो थे, बड़ी लाजवाब थे, राम सरोज जी यादव जी थे। आप व्यक्तिगत इसको नहीं लेंगे, व्यक्तिगत प्लीज नहीं लेंगे, क्योंकि मैं राजनीतिक कर्मी हूं, राजनीतिक भाषा प्रयोग करूंगा, इसलिए काफी पीड़ा हुआ है, इसलिए मुझे बोलने को ये सब रखने को मिल रहा है। आप इसको परिमार्जन करें, और परिमार्जन करेंगे तो निश्चय ही रौतहट मैं एक जिला की प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने जिला का, और हमारे वो पीछे नागिंदर भाई हैं मंत्री, रौतहट के बारे में उनको बोलना चाहिए, अपने ही क्षेत्र की तरफ ध्यान दे दिए, इधर ध्यान देना चाहिए था, समग्र जिला का ध्यान देना चाहिए था। हमारे जिला में 2-2 मंत्री है, दोनों मंत्री अपना अपना कार्यक्रम अपने क्षेत्र में रखवा लिया है, बाकी क्षेत्र को मुर्दाबाद छोड़ दिया है। हमने खुद लाके आपको दिया था शौचालय हर एक, अरे ये तो अपना प्रदेश ही हो गया है दिशा मुक्त, खुला दिशा मुक्त क्षेत्र। तो फिर पर्यटन से भी उसी में, आप भी वही शौचालय, कभी छात्रावास के नाम पर, कभी छात्रा के नाम पर, तो कभी सुलभ शौचालय के नाम पर, तो कभी एक ग्रेड के शौचालय के नाम पर। अरे सर सफाई मंत्रालय जहां है उसको दीजिए भाई, वो करेंगे, और खाने पानी वाले भी वही चला रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बड़ा मुश्किल है। जिस प्रदेश का ये अवस्था हो, उसके नेतृत्वकर्ता लोग इस तरह से चलेंगे तो इस प्रदेश का हालत क्या होगा? हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अरे संघीयता लाया है मधेश का ये आंदोलनकारी लोग, आप लोग नहीं लाए हैं कि इसका ममता आपको होगा। इसका रक्षा करने के लिए आपको यहां बैठाया गया है। और मैं तो कहूंगा कि अगर सक्षम नहीं है तो छोड़ दीजिए, हम लोग पीछे से सरकार को समर्थन कर देंगे और सरकार चलावे बढ़िया से। ये दुख है, ये पीड़ा है मंत्री जी, इस पीड़ा को समझिए और इसको संशोधन करके माननीय सभामुख जी से मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है कि इसको अपने सभामुखीय पावर से भी इस बजट को, इस कार्यक्रम को, भौतिक तथा पूर्वाधार कार्यालय के कार्यक्रम को रोक के भी इसको संशोधन करके सबको पुगने करिए, सब क्षेत्र में विकास का जो है लहर पहुंचे। अंतिम समय है, सबके लिए फायदेमंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री सरोज कुमार सिंह। माननीय सभामुख महोदय, आज 2079 विनियोजित विधेयक पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं एक कहावत से शुरू करना चाहूँगा।
राजा भूखा प्रजा भूखा और योगी का भूख दूना। मुझे लगता है मेरे जितने भी विद्वान साथी हैं प्राथमिक उपचार तो कर चुके हैं, अब हमारे लिए सीरियस उपचार की ही जगह मिला है। मैं कहना चाहूंगा, आज मुझे दुख लगता है कि हमारे माननीय जी लोग लोकतंत्र और संहिता को परिभाषा ही भूल गए। लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का बाखूबी जगह रखा गया है। आप बजट लाए हैं हाउस में, क्या यही बजट है? अपने आप पर प्रश्न मुझे लगता है उठाना पड़ रहा है। हम लोग ऐसे अपेक्षा नहीं किए थे, या मध्य प्रदेश का जनता इस तरह से अपेक्षा नहीं किए थे। उनका क्या गलती रहा? उन्होंने इतना संघर्ष करके आज देश में संहिता लाई, इसलिए कि सरकार और जनता का बीच में नजदीकिया हो। क्या ऐसे सरकार से सरकार और जनता के बीच में नजदीकिया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। आप बजट बनाते हैं और अपना गरिमा को भूल जाते हैं। आपको हम लोग होलसेलर को जिम्मेवारी दी, आप खुदरा विक्रेता बन जाते हैं। आपका रेड बुक बोल रहा है, ये लिखित प्रमाण है। इस बार आज मैं बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। समानता की बात हम लोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा 101 सांसद है, अगर हम समानता की बात करते हैं तो अगर मध्य प्रदेश में अगर ठंडी हवा बहती है तो सबो क्षेत्र में बहे, या गर्म के महसूस हो तो सबो क्षेत्र में, न कि सरकार के किसी मंत्री के ही क्षेत्र में बहे। आज दुख लगता है, आज जिस ठंड हवा की बात कर रहे हैं हम लोग अंतिम साल में हैं, इंतजार करते करते कि अगले बार सुधार होगा, इस बार तो बजट पास कर दिया जाए। वही झूठा सपना, वही बाचा, अब फिर जाके लास्ट में बजट तो पास हो जाएगा। इस तरह से मनस्थिति बनाकर आप लोग चलते हैं तो आप हमको न ठग लीजिएगा, हम लोग माननीयों को न ठग लीजिएगा, लेकिन आम जनता के बीच में आप क्या प्रश्न लेके जाइएगा? सत्ता किसी के सदा नहीं रहता है, चाहे प्रधानमंत्री बन जाइए, चाहे मंत्री बन जाइए, चाहे संसद बन जाइए, चाहे नगर प्रमुख बन जाइए, चाहे वार्ड के निर्वाचित वार्डाध्यक्ष बन जाइए, आप जनता के सेवक हैं, आप शासक नहीं हैं। मैं एक उदाहरण कहना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा एक पुलिस का अफसर हमको कहा, मंत्री जी क्या कहे, मेरा ही अपना पुलिस का जो विभाग का लोग है, हमको देखने के बाद जो है वो अपना जो है सर जो है घुमा लेता है। हम कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतने बड़े अफसर को देखते ही सर तो नहीं घुमाना चाहिए। हम बाद में उनको जो है पता लगाए वास्तविकता क्या है। पता चला इनके पास में कानूनी त्रुटि, इनके पास में व्यवहारिक पक्ष कुछ नहीं था, जिसका कारण वो रिटायर हुए तो कोई प्रहरी उनका मौत नहीं दे रहा था। तो कल के दिन में सब लोग को रिटायर होना है और उसी समाज में जाना है, और उस समाज में कल ऐसा न हो कि पार्टी के तमाम नेता, जनता, कार्यकर्ता आपको देखे तो ऐसे मुड़ी घुमा ले। उस जमीर के लिए काम कीजिए। आज मैं बहुत धर्म संकट में हूं। मैं सत्ता पक्ष का माननीय हूं, मेरा धर्म कहता है आप जितना भी गलती करें आपको प्रशंसा करो, लेकिन मेरे भीतर एक जमीर भी तो है।
मेरा जमीर कहता है कि नहीं, अब बहुत हो गया। आपको मैं साहब मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप भी पहले सत्ता से बाहर थे और न जाने इस सरकार के मुखिया के बारे में आप क्या शब्द प्रयोग किए थे, मुझे कहने में शर्म आता है। आपको भी दुख लगा था। आप क्या कहे थे, बेतुका कि क्या बेठुआ कहे थे, हमको इस पर नो कमेंट। लेकिन आज मैं आपको दर्जा देना चाहता हूं, आप महा बेठुआ है, बेटुका है। उसी शब्द पर मैं महा थपता हूं। याद कीजिए, आप जब बोलते हैं तो आपको ये चीज रिकॉर्ड में आना चाहिए। कल मैं उसी जगह पर जाऊंगा और मेरे बारे में भी माननीय लोग इसी तरह से शब्दावली प्रयोग करेगा। मैं करता हूं, इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आप ही ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आपको जिम्मेवारी मिल गया तो क्या आप सिंगल आप हो गया? सत्ता पक्ष के माननीय को नजरअंदाज कर दीजिएगा, सम्मान से भी वंचित कर दीजिएगा, हाली महाली के मार्फत से आप सुनिएगा। अगर गाड़ी का लाइसेंस आप लेते हैं तो कभी कभी चलाने का भी सीखिए, न तो ऐसा न हो कि ड्राइवर कहीं एक्सीडेंट में न रख दे। ऐसा ऐसा काम सब हुआ है। आज मुझे कहने में तनिक भी दिक्कत महसूस नहीं होता है। आज जितने भी बजट पर हम लोग चर्चा करें, ऐसा भी कोई गौरवान्वित योजना नहीं है जिस पर हम गौरवान्वित हो। हम तो इस सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं, जिस तरह से संहिता आई, प्रथम सरकार बनी, भौगोलिक अध्ययन होने की जरूरत थी। हमें किस क्षेत्र में विकास करना चाहिए, यह हुआ। व्यापक आपको विज्ञ सबको हायर करना चाहिए। आप भौतिक मंत्रालय चलाते हैं, उसमें 50 विज्ञ चाहिए। आप कानून मंत्रालय चलाते हैं, उसमें 50 विज्ञ चाहिए। आप अर्थ चलाते हैं, उसमें विज्ञ चाहिए। आप मुख्यमंत्री चलाते हैं, उसमें विज्ञ चाहिए। क्या किए? मुस्तांग के स्याऊ खेती इस मध्य प्रदेश में रोप दीजिएगा और यहां के धान खेती मुस्तांग में। ये तो हो गया इंडिया जैसा। बिहार में स्याऊ रोप देना और कश्मीर में धान रोप देना। कौन सा योजना की बात करते हैं? ठगने के अलावा कुछ नहीं आप लोग किया। एक क्षेत्र एक सड़क योजना कहने में मुझे हंसी लगता है। पहले बार आपका रकम गया 1 करोड़ और ठेकेदार सब कहां भाग गया पता नहीं। कौन बुझेगा? कभी समझने के काम किए सरकार के द्वारा? कभी नहीं आप लोग गए। वो बजट चला कि नहीं चला, सिर्फ रकम दे देने से हो गया, सरकार के जिम्मेवारी खत्म। सरकार का रकम का प्रयोग होता है कि नहीं होता, इस पर भी सरकार को गंभीर होना जरूरी है। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, नीति अब उसको थोड़ा परिमार्जित कर दीजिए तो नियत। नीति तो लाते हैं और नियत ठीक है नहीं, कैसे होगा? जगह बदलने से क्या व्यक्ति का विचार बदलता है? किसी समय में हम लोग सुनते थे, हमारे बूढ़े पके लोग कहते थे कि जो घर में बिगड़ जाए उसी को गार्जियन बना दीजिए। आज मैं उस शब्द को झूठा ठहराता हूं। आप बिगड़े, आपको गार्जियन हम बना दिए, आप तो और जाके तहस नहस कर दिए। आज लोकतंत्र खतरा में, आज संहिता खतरा में। हम लोग संघ सरकार को दोषी लगाते थे, बारंबार संघ सरकार हम लोग को कानून में डिस्टर्ब कर रहा है, हमको साधन स्रोत नहीं दे रहा है, हमको जनशक्ति नहीं दे रहा है। काहे देगा? बर्बाद के लिए देगा। कोई भी गार्जियन से आप पता लगा लीजिए, उनको यह नहीं लगेगा कि हमारे संतान ठीक अवस्था में जा रहा है, तब तक वो मूर्ख गार्जियन भी उनको गार्जियनशिप का चाबी नहीं देता है। आज की मिति में मध्य प्रदेश में यही दिखाई दे रहा है। आज मैं सभामुख जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये रेड बुक को पैसा हमारे क्षेत्रवासी को वापस चाहिए। मैं मांगता हूं,
जो ही मेरे 101 माननीय में मेरा हिस्सा बनता है, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, जनता के लिए, ये पैसा मध्य प्रदेश का खाता में आप जमा कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए ये रेड बुक। वो भी जो खर्चा हुआ है, अगर इसको 400 खर्चा हुआ, कल के दिन में वो जमा रहेगा तो हमारे क्षेत्रवासी के लिए वो फायदा रहेगा। मैं मांग करता हूं सभामुख के द्वारा, और जोरदार रूप से मांग करता हूं कि एक समिति गठन किया जाए और जहां अनियमितता हुआ है उस सारे बजट को परिमार्जित किया जाए। मैं मांग करता हूं, हमारे बात को नोट कीजिएगा, ये नहीं कहिएगा कि आप लोग मांग नहीं किए हैं। ऐसे अवस्था है। आज भौगोलिक हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि नेपाल कृषि प्रधान देश है, उसी तरह से मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान हम लोग मानते हैं। लेकिन आपको साहब एक तो जानकारी रखना होगा, कृषि प्रधान कह देने से कृषि प्रधान नहीं होगा। आपको मालूम है बहुत सारा नदियां वरदान के रूप में हम लोग को मिला है, लेकिन अभी शराब के रूप में कहर ढा रही है। उसके लिए क्या सोचते हैं? बरसेनी हजारों हेक्टेयर जमीन हमारी बर्बाद हो रही है, जो खेती योग्य जमीन है। कल खेत समाप्त, यहां का अर्थ समाप्त। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो कहिएगा इस प्रदेश का, वो खेती से जो किसान लोग हैं वही है। लेकिन आज के मिति में हम लोग क्या दे पा रहे हैं? ना उसको सही समय पर बीज दे रहे हैं, ना हम खाद दे रहे हैं, ना उसको हम कीटनाशक औषधि दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहा है। और सिर्फ कह देते हैं किसान कृषि प्रधान मध्य प्रदेश। आज महोत्तरी जिला का हम लोग भी चाहते थे कि 5 साल में कम से कम अगर फर्स्ट डिवीजन ना हो तो सेकेंड हो, सेकेंड ना हो तो थर्ड हो। लेकिन अर्थ की तथ्यांक आज तक का रिकॉर्ड है, हम थर्ड भी हम महोत्तरी वासी नहीं ले पाए, जबकि 15 गो संख्या हम लोग को माननीय को। क्या महोत्तरी का जनता का कमी कमजोरी है? क्या महोत्तरी का निर्वाचित जनप्रतिनिधि का कमी कमजोरी है? यह बात कौन समझेगा? आज की मिति में यह दुखदाई बात है कि हम अपने क्षेत्रवासी के लिए बहुत सारा काम करना चाहें, लेकिन आप सपना को तोड़ दिए, आप सपना को पूरा नहीं करने दिए। आप रोड बनाते हैं, 5 साल में अभी तक एक रोड भी कंप्लीट नहीं हुआ। कभी 25 लाख, कभी 10 लाख, इस तरह से रोड में विनियोजन कर देते हैं, वो अभी तक 5 वर्ष में सफल नहीं हुआ। क्या जवाब देंगे? हमारी क्षेत्र में भी संतरामगढ़ ही है, धार्मिक स्थल के रूप में अभी तक 1 रुपया आपका प्रदेश का नहीं गया। इसलिए हम व्यक्तिगत बात पर नहीं जाएंगे, समग्र रूप से लोकतंत्र को पालन कीजिए, समानता को, सबों को समानता मिले। अगर आपको ठंडी हवा से सुकून मिलती है तो जितने भी 64 को क्षेत्र है, सबों क्षेत्र वाले को ठंडी हवा मिले। अगर आप दुखदाई में है, गर्म हवा आपको मिल रहा है, तो हम लोग को भी गर्म हवा मिले। इस तरह से भावना समझकर आप लोग चलिए, यही मेरे तरफ से आशा भी है। और मैं अपने तरफ से जोरदार रूप से मांग करता हूं कि इस पर एक समिति गठन हो और इस बजट को परिमार्जित किया जाए। धन्यवाद। मैं अपना शब्द को यहीं पर समाप्त करता हूं। माननीय श्री मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तव। माननीय सभामुख महोदय, खाने पानी तथा ऊर्जा मंत्री जी अनुपस्थित भएकोले या त कार्यसूचीबाट त्यो मन्त्रालयको डिस्कसनलाई हटाइनु पर्दछ, होइन भने मन्त्रीजी उपस्थित हुनुपर्दछ। हाउस त्योभन्दा अगाडि नबढोस् या त हटाउनुहोस् त्यसलाई। हुनुहुन्छ। माननीय सभामुख जी, सबसे पहले हम ये कहला चाहब जे खाने पानी तथा
ऊर्जा विकास के मंत्री जो जे छथिन से लगभग अपन विजन से ई योजना लावलखिन हन, लगभग हमरा ठीके जकाँ लागल। लेकिन उएह ठाम भौतिक पूर्वाधार के जे मंत्री जी जे छथिन जे योजना जे लावलखिन तो बहुत बात हमरा से पूर्व माननीय जी सब कहि देने छथिन जे हमरा लागल कि जे हम मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार मंत्री छी से हुनका नहीं लागे हैं। हुनका ई लागे है जे हमर पार्टी के ऑफिस है आ हम जते कार्यकर्ता है हम सबके बांट दिए, तो यह हिसाब से वो चलबे छथिन। आ हमरा नहीं बुझाए जे हुनका अपना फील होए है जे हम मध्य प्रदेश के मंत्री छिए। अगर जो मध्य प्रदेश के मंत्री रहथिन रहे तो जते माननीय छथिन सबके योजना ल के समेट के तकर बाद ई बजट विनियोजन कलथिन, लेकिन से नहीं केलखिन। ये मात्र अपन कार्यकर्ता के दलखिन। दोसर में एते तक कर दलखिन कि मान लियो प्रसादी बांटला से कहीं देश समृद्ध हेतै। ई 5 लाख 10 लाख ई बाबाजी के प्रसादी है मंदिर के, जो मंदिर जका बांट दलखिन। मंदिर के प्रसादी जका कहीं तू ले कहीं तू ले कहीं तू ले, तो ऐसे ही प्रदेश समृद्ध नहीं हेतै। दोसर बात ई भूल गेलखिन जो हम अखन मंत्री छिए या ई प्रदेश सभा चल रहा है या संस्था आयल है तो हमर बल पर नहीं आयल है। ऐसे पहले हजारों बलिदानी के बाद बलिदान भेला के बाद जे एहि देश के वीर शहीद सब छथिन हुनकर बल पर संस्था आयल है, सेहो बात वो बिसर गेलखिन। अगर से बात जे बुझथिन रहे तो तब ई सब जते माननीय छथिन 101 सबके समेट के चलथिन रहे। हमहूँ निर्वाचित माननीय छियै, लेकिन हमहूँ योजना देने रहे हैं। समानुपातिक वाला तो कहै छथिन जे हमरे छाँटि के निर्वाचित के दै छथिन, लेकिन हमरो नहीं देने छथिन। आ हमरा संसद बहुते के देने छथिन। आ हमरे निर्वाचन क्षेत्र में 25टा योजना 15-20 योजना से बेसी है हिनकर, लेकिन वो कार्यकर्ता सबके योजना है, माननीय के योजना नहीं है। अब एहि संबंध में हम कतबो बाजबै तो बुझाइ है कमे है हेतै। जो भैंस के अगाड़ी में बीन बजाना मात्रे हेतै तो हम कते बीन बजाबी। आ ऐसे पहले सब माननीय सब कैसे डालखिन, जते माननीय बदलखिन हन एहिमे से एगो माननीय जी के छोड़ के करीब सब हिनकर विरोधे केलकै हन। तो हम लास्ट में ये कहला चाहबै जे नैतिकता के हिसाब से अगर ये साँचे के मध्य प्रदेश के मंत्री छथिन भौतिक पूर्वाधार के तो हिनका राजीनामा दे देबक चाही जे हम नहीं चलबे सकली, जे ई प्रदेश धराप में नहीं जाए हम राजीनामा दे दै छी। आ नहीं हिनकर पार्टी ऑफिस है आ कार्यकर्ता पाले के है तब केला राजीनामा देथिन। आप कतबो बाजबै तो कमे हेतै, भैंस के आगाड़ी में बिन बजनाइ एते कहैत हम अपन शब्द के एते विराम दै छी। माननीय श्री शारदा थापा। माननीय सभामुख महोदय, यो अहिले हामी आर्थिक विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्दैछौँ र त्यसमा मुख्यतया 3टा मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूहरूलाई राखेर सम्बन्धित निकायसँग आएका योजनाको छलफलको क्रममा छौँ। सानोमा हामी त ठेट पढिया बर्दिवासबाट हनुमान टाकिजमा फिल्म हेर्न आउँथ्यौँ। हिन्दी भनेको पटक्कै नबुझ्ने, सँगै बसेको साथीले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले कहानी बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नु है म बताइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। म श्रीदेखि यतिसम्म बुझ्दैन थिएँ, के चाहिँ सोध्नु, केही बिचमा नबुझे पो सोध्नु, केही नै बुझ्दैन थिएँ। अब अहिलेको यो रातो किताबमा मैले पनि व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुनै ठाउँमै भेटिनँ। 2075 सालदेखि हालेका योजना अहिले 79सम्म आउँदा पनि कहीँ कतै केही नै छैनन्। अब केमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्नु, केमा सुझावहरू दिनु, केमा परिमार्जित गर्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले आफ्नो कहीँ पनि भेटेको छैन। अब यो मध्य प्रदेश मैले अगाडि 2074 सालमा बर्दिवास नगरपालिका हाइवेबाट
यो धुर्म सुन्तलीले निर्माण गरेको बाटो करिब 1.5 किलोमिटर पिच ढलान भनेर बाटो ढलान भनेर हालेको थिएँ 50 लाखको। त्यतिखेर स्थानीय सरकार माओवादीको अनि प्रदेश सरकार मधेसवादीको आफू बिचमा परे हुनाले त्यो योजना त्यो बाटो जस्ता तस्तै छ, योजना पनि जहीँको तहीँ नै छ। अर्को एउटा योजना हालेको थिएँ बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 मा बिचमा पर्ने बजारमा एउटा पोखरी छ। त्यो पोखरीमा चाहिँ छैठ मनाउँदाखेरि त्यहाँ भएका समुदायको ठुलो चाहिँ जमात हुन्छ र त्यहाँ सार्वजनिक टोयलेट नभएको हुनाले 20 लाखमा 4 कोठे भवन र माथि ट्याङ्की पनि भनेर हालेँ। त्यो पनि त्यतिकै छ। मैले त्यहाँको तरकारी सरकारी त्यहाँ पिठियामा जानुपर्ने अलि सस्तो पाइने त्यहाँ त्यहाँ यसो तरकारी किन्न जाउँ भने मान्यजी खोइ त योजना, मान्यजी खोइ त टोयलेट भन्छन्, तरकारी सस्तो पाइएर के गर्नु, उनीहरूका ती महँगो वचनले म तरकारी किन्न पनि जान सक्दिनँ। त्यहाँको वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको जित्नु भएको थियो, स्थानीय सरकार माओवादीको। मैले वडा अध्यक्षलाई भने सार्वजनिक टोयलेटै हो तपाईँको योजनाबाट हाल्नुहोस् न भनेको थिएँ। उहाँले के गर्नु, फरक पार्टीको माओवादीको स्थानीय सरकार छ, बजेट थोरै पठाइदिन्छ, टोयलेटभन्दा बढी आवश्यकता कुराहरू हाल्दै ठिक छ। अब तलतिर स्थानीय सरकार माओवादी, मासतिर प्रदेश सरकार मधेसवादीले गर्दाखेरि अहिले त्यो टोयलेट पनि त्यसै छ, त्यो बाटो पनि त्यतिकै छ। तर मलाई आशा छ मेरो यो बजेट वक्तव्यमा अनि यो रातो किताबमा अनि यो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा नपरे पनि परिमार्जित भएर अवश्य आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई आशा लागेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ। मेरो त 75 सालमा हालेका योजना चाहिँ त्यो क्रमबद्ध रूपमा आउँछ होला। हामी डाक्टरकोमा जचाउन गयौँ भनेदेखि माननीय सभामुख महोदय, डाक्टरले बाहिर बसेको भाइले टिकट काट्नुहुन्छ, रोल क्रमको अनुसार बोलाउनुहुन्छ र डाक्टर कहाँ यसो इलाज गरिन्छ। मैले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा 75 सालदेखि काटेको टिकट 79 सम्म आउँदा पनि पालो आइपुगेको छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरा ती योजनाहरू चाहिँ परिमार्जित भएको रातो किताबमा फेरि पनि पर्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु। अब हाम्रो प्रदेशमा किसान महासङ्घको म अध्यक्ष भनेर भाषण गर्नुहुन्छ, कार्यक्रममा ठुल्ठुला भाषण गर्नुहुन्छ। 4 बिघा खेत खाली राखेर 8 आनाको पन्नीमा तरकारी किनेर ल्याउनुहुन्छ। अनि म शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष भनेर भाषण गर्नुहुन्छ, 100 जना विद्यार्थीमा 90 जना त फेलै भएको हुन्छ। अनि म MBBS गरेको डाक्टर हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अहिले हस्पिटलको अवस्था यस्तो छ, धेरै मान्यज्यूले यो विषयमा कुरा उठाइसक्नु भएको छ। बिचौलियाको बिगबिगी छ, नक्कली सर्टिफिकेटको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित चाहिँ विज्ञ डाक्टरहरूले चाहिँ सम्बन्धित बिमारीहरूको पनि रोग पत्ता लगाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको मृत्युदर बढिरहेको छ। यसप्रति यो सरकारले ध्यान दिन पर्छ कि पर्दैन होला, मैले यहाँहरू समक्ष नै राखेँ। त्यसै गरी आजसम्म हामीले आएको 5 वर्ष भयो, अब बिदा लिन चाहँदैछौँ, बिदा हुँदैछौँ। आजसम्म यो मध्य प्रदेशले कुनै पनि जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न सकेका छैन। जति सक्दो निरक्षर बढिरहेको छ, साक्षरता घोषणा गर्न सकेका छैन। साक्षरता अभियान चलाउनको लागि साइकल वितरण गर्यो, अख्तियारमा गएर अड्केर बसेको छ। अहिले अब ल्यापटप आइरहेको छ, यो कहाँ गएर अड्किन्छ मलाई थाहा छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु यही चाहिँ प्रदेशका जनताहरू हुन् दृष्टिविहीन र अपाङ्गहरू। प्रदेश सरकारले ल्यापटप वितरण गरिरहँदाखेरि त्यो दृष्टिविहीनका सेतो छडी र अपाङ्गको त्यो व्हिलचेयरलाई पनि समेटिदिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला कि। म आग्रह गर्न चाहन्छु परिमार्जित भएर आएको बजेटमा चाहिँ सेतो छडी र व्हिलचेयर पनि निःशुल्क वितरण गर्नेको व्यवस्था यो सरकारले गरिदियोस्। किनभने उहाँहरूको भोट पनि हामीले लिएका छौँ र उहाँहरू पनि यही प्रदेशको चाहिँ वासी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो दायित्व पर्छ, यो सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कुराहरू भएको हुनाले। ठुल्ठुला अस्पतालहरू निर्माण गरिरहेका छौँ, हामीले विज्ञ डाक्टरहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। सरकारको लगानीमा कमसेकम विज्ञ डाक्टरहरू उत्पादन गरेर 5 वर्ष चाहिँ हामीले निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था मिलाइदिएको भएदेखि आज एउटा महिलाले एउटा बिमारीको उपचार अर्को डाक्टरले गरेर मृत्युशय्यामा बस्नुपर्ने यो अवस्था आउने थिएन होला। त्यसतर्फ पनि यो सरकारले ध्यान दिन चाहिँ जरुरी छ होला जस्तो लाग्छ।
कानुनमा कति बजेट छुट्याइयो, कानुन निर्माणमा, कानुन मन्त्रालयमा कति बजेट विनियोजन भयो, त्यहाँबाट कुन कुन चाहिँ कार्यक्रम आयो भन्ने कुराहरू भन्दा पनि कानुनमा सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको छ कि छैन, यो प्रदेशका सम्पूर्ण जनताले कानुनमा आफ्ना पहुँचहरू पुर्याउन सकेका छन् कि छैनन्, अनि समान हिसाबले न्यायका पहुँचहरूमा चाहिँ समग्र जनताहरूले त्यो न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिन पर्छ होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र अन्तिममा यो 5 किलोमिटर मैले पहिले पनि कुराहरू राखेको थिएँ, अब 4 महिना पछाडि त बिदा भएर जाँदैछौँ, कमसेकम हाम्रो पालामा ती कुराहरू भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर कुराहरू उठाएको थिएँ। यो 5 किलोमिटर कार्यक्रम चाहिँ आयो, अब अहिले जोखिम पो बढेको छ। त्यतिखेर 1,07,00,000 रुपियाँ मेरो बडियास नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा बाटोको लागि छुटिएको थियो, गिटी र बालु लगेर थुपार दिएछ। अनि यो डाँफे भन्ने सानो 3 पहिया चक्कावाला चाहिँ आउने जाने क्रममा चाहिँ त्यो जहाँ लगेर थुपारेको बाटोमा बाटो अवरुद्ध भएको छ, त्यो बाटोबाट चाहिँ त्यो डाँफे आउँदाखेरि डाँफे नै उल्टेर त्यो भएको, चढेका पेसेन्जर पनि बिमारी भएको अवस्था छ। अब जनता फेरि हामी अलकत्राइजी खाने मर्तेलले चुट्ने काम भने केही नगर्ने पनि छौँ, कोदालो लगेर यसो सम्याइदियो भने हुन्थ्यो, त्यो नसम्याएको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना घटेको छ। अब यो बाटो बन्ला भनेको अझ दुर्घटना निम्ति रहेको छ। म भौतिक मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको मन्त्रालयबाट भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर यसमा अलि ताकता दिनु पर्यो। कसले चाहिँ त्यसमा त्यो टेन्डर परिसकेका कुराहरू आइसकेको छ, किन त्यो कुराहरू अगाडि बढिरहेको छैन, यसमा पनि ध्यान दिन हुनको लागि चाहिँ म आग्रह गर्दै अन्तिममा म वन तथा पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले थोरै समयमा भए पनि 2टा योजना चाहिँ मेरो पारिदिनु भएको छ समग्र रूपमा। यसै गरी न्यायोचित ढङ्गले सबै मन्त्रालयबाट यो प्रदेश 2 का 101 मान्यज्यूलाई यी आज बजेटका कुराहरू चाहिँ समानुपातिक हिसाबले होइन, समतामूलक हिसाबले चाहिँ बजेट विनियोजन भएको भएदेखि सायद आज यति साह्रो असन्तुष्टि हुने थिएन होला। अब परिमार्जित भएर आएका बजेटमा चाहिँ फेरि यसरी बसेर हामीले सरकार पक्षलाई गाली गर्न पर्ने र असन्तुष्टि जनाउने कुराहरू चाहिँ नआओस्। र अन्तिममा हामीले यो अब संसारको नियमै छ गल्ती गर्नेले सजाय पाउने, तर गल्ती नगर्दा पनि सजाय पाउने भनेको प्रदेश 2 मा 2टा छ। एउटा सडक नियम, गाडी 4 चक्के लगेर यसो बाटामा बिग्रेर छेउ लाएर राखिदियो, अनि एउटा 2 पाङ्ग्रे गाडी आउँछ र टन्न जाँडखाएर आएर भाइले हाँकेर लिएर आउनुहुन्छ र ड्याङ्ग ठोकाइदिनुहुन्छ, घाइते भयो इलाज गर्नुपर्छ, मरे जेल जानुपर्छ। यो नियम पनि यो सरकारले चाहिँ त्यो विधेयक आओस्, त्यो नियम बनोस्, त्यो कानुन निर्माण होस्। ठुलोले गरेको गल्ती सानोले गरेको गल्ती ठुलोले भोग्नु नपरोस्, जसको गल्ती उसैले चाहिँ भोग्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि होस्, र अर्को गल्ती नगरेको पनि सजाय पाउने चाहिँ हामी प्रतिपक्ष। यो प्रदेश 2 मा गल्ती नै नभए पनि सजाय पाइरहेका छौँ। प्रतिपक्ष भएकै कारणले गर्दाखेरि 2075 सालदेखि भएका मन्त्रालयमा पठाएका योजनाहरू आजसम्म जहीँको त्यहीँ छ। त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ कृपया मन्त्रीज्यूहरू फेरिसक्नु भएको छ। त्यो योजनाहरू फेरबदल भएको छैन होला, हराएछ भने पुनः हामी दिन तयार छौँ। त्यसलाई संशोधन होस् र परिमार्जित भएर यो रातो किताब आओस् भन्ने शुभकामना दिँदै फेरि पनि 3टै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई आफूले विशेष चासोका साथ चाहिँ समय दिएर लगाएर तपाईँहरूले जुन बजेट ल्याइदिनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै बाणीलाई विश्राम गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री सुरीता शाह। माननीय सभामुख जी, आज बहुत अच्छा दिन, हमारे मध्य प्रदेश का रेड बुक हमारे हाथ में है, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। खुशी की बात है कि जिन बातों को पहले हम लोग जिनके लिए कमेंट करते थे वही बातें आज हम लोग उनके लिए कमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। जिन बातों को पहले हम अपना समझ के समझते थे कि इस मध्य प्रदेश को बनाएंगे, उन्हीं बातों को
अब दूसरे प्रदेश यथास्थितिवादी शक्तियों के हाथ में चला गया हमारा प्रदेश, ये रेड बुक ही दिखा रहा है। आपका विकास आपके हाथ में है। इन सभी बातों को कहकर हम लोग आए थे वोट मांगकर कि हम मध्य प्रदेश बनाएंगे, मध्य को स्वयं ही बनाएंगे। लेकिन मुझे क्या लगता है कि हम लोगों ने कार्यकर्ता पालने का ये घर बनाया है। बहुत अच्छी बात है, चुनाव आ रही है, सबसे अच्छा वोट हम ही लोग लाएंगे, हमारे मंत्री जी लोग जीत कर आएंगे। हमारे मंत्री जी लोग का जो बजट का जो ये परिमार्जन है, ये सिनारियो जो दिखा रहा है, उसमें स्पष्ट दिखा रहा है कि उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना है। ये मध्य प्रदेश बनाने की उनमें क्षमता भी नहीं है और न वो बना पाएंगे ऐसे बजट से। मैं इन सभी बातों को इसलिए कर रही हूँ कि जो हम लोग पहले सुनते थे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो नाम तो हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी, हमारे नीति और कार्यक्रम जो पूर्ण सापेक्षिक रूप में इन सभी बातों को दिखाता था कि हम कितना काम कर पाएंगे। नीति कार्यक्रम में इतने सुंदर ढंग से परिमार्जित करके भाषाओं को, मुझे लगा कि बौद्धिक स्तर के लोगों ने इसे बनाया, कि इसे विकास करने वाले लोगों ने नहीं बनाया, इसे किसी विज्ञ ने नहीं बनाया नीति और कार्यक्रम। इसीलिए उस तरह का ही, जिस तरह का आपने नीति और कार्यक्रम बनाया, उस तरह का भी अगर आपने बजट लाया होता तो आप धन्यवाद के पात्र होते। हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने नवीकरणीय ऊर्जा और खाने पानी के विषय में बहुत अच्छी बातें यहाँ लाई हैं, कार्यक्रम भी उनका आया है। और मुझे एक बात के लिए अपने मंत्री जी लोगों को, हमारे मंत्री परिषद में जितने भी मेंबर हैं, जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, सरकार पक्ष के लोगों को भी धन्यवाद करना पड़ा कि हम लोग दिशा मुक्त क्षेत्र जो एकदम बना ली। हम लोगों ने इस कार्यक्रम रेड बुक के मार्फत, मंत्री परिषद के मंत्री जी लोगों के रेड बुक के मार्फत हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश को इस हिसाब से दिशा मुक्त बनाया कि हमारे मंत्री जी लोग दिशा मुक्त क्षेत्र के अनुयायी और बहुत बड़े आंदोलनकारी साबित हो रहे हैं। पर्यटन का मंत्रालय का योजना भौतिक मंत्रालय में, भौतिक का योजना पर्यटन मंत्रालय में, हमारे मुख्यमंत्री जो सबके अगुवा हैं वो सभी मंत्रालय के मंत्री हैं। इन सभी बातों को देखते हुए मैं कुछ बातों का ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ। इसमें भौतिक पूर्वाधार में एक बातों को गौन किया गया है। ठीक है, आप नई योजनाओं को लाएं, लेकिन आप पुरानी योजना जो डीप ट्यूबवेल के विषय में थी, उसकी संरचनाओं को आप क्या मध्य से भेज देंगे दूसरे प्रदेश में? तो भेजने का उपाय कर लीजिए, क्योंकि आपको बनाना नहीं है बने हुए चीजों को, नए चीजों को लाना है, नए लोगों को अपना बनाना है, कार्यकर्ता को पालना है। दूसरी बात ये कि हमने बहुत सारी नदियों के विषय में आपकी योजनाओं में देखा है कि नदियों का नियंत्रण करने के लिए आपने योजना लाया। क्या धनुषा धाम में ही, ये जनकपुर, ये धनुषा नगर में ही खाली नदियां बहती हैं क्या? हमारे महतरी और या 8 जिला में कहीं भी नदियां उस तरह नहीं बहती जिस तरह आपके जिला में बहती है। मुझे लगता है कि हमारे पूर्व मान्यों ने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है कि सभी जिलाओं में योजना को इस तरह वितरण कीजिए जो वो समता मूलक दिखाई पड़े और समान रूप में जहां विकास होना चाहिए वहां के लिए विकास कीजिए। हम लोग महतरी वाले संक्रमणकालीन नदियों के स्तर में बहाव जब भी थोड़ा सा पानी पड़ता है तो हमारा डर, सबसे पहले हमारा घर, हम अपने ही घर में बंद होकर रह जाएंगे, इस अवस्था में हैं। हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं इस बातों को, लेकिन हमारे मंत्री जी लोगों को वही करना है जो उनके समझ में आए, जो उनका कार्यकर्ता किस तरह पालन होगा। मेरे क्षेत्र में 25-30 ठो योजना है, लेकिन मैं उस निर्वाचित क्षेत्र नंबर 2 ख की मैं निर्वाचित माननीय हूँ, लेकिन मेरा एक भी योजना उसमें नहीं है। चलिए धन्यवाद है मंत्री जी लोगों को कि आप लोगों ने हम लोग को कोई योजना नहीं दिया, इसलिए नहीं है। चलिए आपके नाम से हमारे क्षेत्र में कम से कम विकास तो होगा, लेकिन विकास गिट्टी बालू में मत कीजिए, मिट्टी या गिट्टी का काम मत कीजिए। ऐसा काम कीजिए जो कम से कम रोड में नजर आए। कार्यकर्ता को पालने के लिए एक सिर्फ मिट्टी या ग्रेवल डाल के आप उसका पेट पालन कर लेंगे, उतना ही तक सीमित हो जाएगा। खाने पानी की योजनाओं को इस तरह रखा गया है जो आपके कार्यकर्ता, आपके क्षेत्र जो आपका ही क्षेत्र है मंत्री जी लोग, उन्हीं क्षेत्रों को सिर्फ आपको बनाना है तो बनाइए।
मैं कानून मंत्री के विषय में कानून मंत्रालय के विषय में कहना चाहती हूँ कि कानून ऐसा मंत्रालय है जिसे सभी लोगों के लिए सदुपयोग करना पड़ा। आपने कार्यक्रम एक दो अच्छा रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि एफएमयू सब का विस्तार अच्छी तरह होना पड़ा। पत्रकारों से समंजसता, विपद की बातें, ये सभी बातों को भी थोड़ा कानूनी रूप में हम इसे समाधान करने में किस तरह जाएं, और किस तरह जो हम लोगों ने एक कल्पना की थी कि सभी लोगों को कानून के अंतर्गत जो उनको सुविधा देना होगा हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को, उन सुविधाओं को हम लोग कानूनी रूप में उन्हें सुविधा देंगे, लेकिन इन सभी बातों को इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। मैं भौतिक मंत्री जी को एक बात और ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी। हमारे पूर्व मान्य जी लोगों ने भी कहा है कि मेरे ही क्षेत्र में, मैंने ही अपने क्षेत्रीय योजना में रतबारा, पोखरी, मरईहुदे, गोनरपुरा, हिदुआ, बलवा, देवनमा, सरंचिया, बिरतासम का रोड दिए हुए थे। उसमें सब साल पैसा आता है, रेड बुक में पैसा बहुत अच्छी तरह नजर आता है। इस बार भी 2 करोड़ है, धन्यवाद है मंत्री जी को। लेकिन ये 2 करोड़ पहले पर साल का 1 करोड़ कहाँ गया, कहाँ काम हुआ? मैं उस क्षेत्र की मानी हूँ और मेरा उस गांव पालिका के नजदीक में ही घर है, मुझे ये पता नहीं है और न किसी ठेकेदार से हम लोग को चिंजान हुआ है। जो माननीय जी आपको उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग से संपर्क करना चाहिए। ये मंत्री जी का दायित्व था कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है जो हमारी माननीय जी बोल रही थी रानी जी, जो किसी में 1 करोड़ और 2 करोड़ है, तो क्या ऐसा तो नहीं है जो योजना आप संचालित जो नहीं करना चाहते हैं उसमें इस तरह की बातें हो। तो मुझे लगता है मंत्री जी को इन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इन सभी रेड बुक की योजनाओं को रिव्यू करने की आवश्यकता है, सच में सुझाव लेने की आप लोग की आवश्यकता है। इस मध्य प्रदेश को बनाना है कि बिगाड़ना है, वो सभी आप लोगों के ही हाथ में है। कहने के लिए हम सभी कहते हैं कि हम मधेसी हैं, इस प्रदेश को बनाने आए हैं, लेकिन आप लोग का जो ये अभी का सरकार जो है आप लोग का, जिस तरह हम लोग के आपको जसपा पार्टी के नेतागण, नेकपा एस के नेतागण और जो प्रत्यक्ष मान्य और समानुपातिक मान्यों का जो बातें आया है, जो मंत्री जी लोगों ने उनकी बातों को संबोधन नहीं किया। चलिए हम तो विपक्षी हैं, आप हमारा संबोधन न करें, लेकिन अपने पक्ष के लोगों का भी तो कम से कम संबोधन करें। वो विकास की बातें कर रहे हैं। आपके प्रदेश में प्रदेश की मान्य की अहमियत क्या है? आपके प्रदेश में आपने मान्यों को इस तरह का क्षेत्र में अहमियत खराब कर दिया है, जो आपका कार्यकर्ता बाहुबली बन गया। लेकिन वो मान्य जो यहाँ प्रदेश में, ये इस प्रदेश हॉल में जो कानून बनाते हैं, जो विकास का इस एजेंडा को पास करेंगे, जो लेयर बुक को पास करेंगे, जो बजट को पास करेंगे, उनकी बातों को तो लगता है आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ये कार्यकर्ता पालने का सिर्फ मशीन न बनाइए, मशीन बनाना है तो इतने बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। हमें उसी यथास्थितिवादी शक्ति जो लोग राज्य कर रहे थे उसी शक्ति में अगर रहना था तो हमें इस मध्य प्रदेश की आवश्यकता नहीं थी, इस संघीयता की आवश्यकता नहीं थी। हमारा घर, हम जो कह रहे थे कि हम अपना सिंह दरबार अपने घर में बनाएंगे, तो मुझे लगता है सिंह दरबार की आवश्यकता इसमें नहीं थी। हमारे मंत्री लोगों की आवश्यकता इस मध्य प्रदेश में, इस प्रदेश में नहीं थी। किसी पूरे नेपाल देश में किसी प्रदेश के मंत्री की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह का बजट आप लाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको रिव्यू के साथ साथ सजेशन लेना की बहुत आवश्यकता है। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कह रहे थे मंत्री जी लोग, यहाँ मान्य जी लोगों ने, कि आप लोगों को, हम लोग को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है इतिहास रचने का। इतिहास ऐसा न रचे जो अपने लिए खाई आप स्वयं खो देंगे। आपकी खाई आपने स्वयं खो दी है और ये बजट यही दिखा रहा है कि आप अपनी खाई खोद चुके हैं। और इस खोदने की बात में मैं भी आप लोग की लाइन में लगता है कि हम विपक्षी होते हुए भी आप लोग के लाइन में आ गए हैं। हम कितना भी हल्ला करेंगे बाहर कि इस बजट में हमारा अधिकार नहीं रहा, हमारी बातों को नहीं सुना गया। आपके अधिकार को आपको जो बना के आए थे बाचा करके, जो आपका घर बनाएंगे, आपको बाढ़ से बचाएंगे, आपको हॉस्पिटल और बहुत सारी चीजों को देंगे, लेकिन उन सभी चीजों का बाचा ही सिर्फ कर पाए। हम आपके अधिकार को अधिकार संपन्न बनाने को, विकास संपन्न समृद्ध मधेश बनाने का जो सपना आपको दिखा के आए जनता को, वो सपना इस सभी बातों से पूरा नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है हमारे सभी मंत्री जी लोग, यहाँ हमारे माननीय जी लोग, ये सभी इस बातों को जानते हैं
कि हम यहाँ घर बनाने आए हैं। घर बनाइए, स्वयं का घर मत बनाइए। चुनाव आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि विकास के ही से ही आपको पूरा आप किसी कार्यकर्ता को पाल लेंगे तो वही आपको सिर्फ वोट दिलाएगा। वोट देगा जनता जो देख रहा है आपको, आपकी रचना को देख रहा है, आपके विकास को देख रहा है, आपके स्वभाव को देख रहा है। तो इन सभी बात को गौर कीजिए। आप तो डूबे ही शमम, सबको ले डूबेंगे, ऐसी बातें न करें। यही बात कहते सभी मधेसी शहीदों का और सभी शहीदों के सपनाओं को और डेमोक्रेटिक लाइन में संघीयता को अपनापन समझ के, ये अपनापन ये मेरा अपना है, ये समझ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। यही बात करते मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय मधेश। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब यो बैठक 2079 सालको असार महिनाको 23 गते बिहिबार दिनको 4 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।